हे व्हाट्सअप लेजेंड। सो PT 365 का जो अपडेटेड मटेरियल है उसके इकोनॉमी टॉपिक को आज से स्टार्ट करते हैं। और मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इकोनॉमी का टॉपिक है वो एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, या तो मैं 4-5 घंटे का एक लेक्चर बना दूं जो आपके लिए बोरियत हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा मिनिमम 2 लेक्चर तो लगेंगे ही लगेंगे, और अगर मुझे सही लगा तो एक लेक्चर मैं और बढ़ा दूंगा। कोशिश करूंगा ज़्यादा लंबे लेक्चर ना हो, 40-50 मिनट का एक लेक्चर हो। हाँ, बस ये है कि इसके जो कॉन्सेप्ट हैं इट इज़ रियली अमेजिंग, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इट इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी टॉपिक्स। सो बहुत अच्छे से उसको देखने की कोशिश करिएगा। मैंने कोशिश की है कि उसको ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाया जा सके, और आपको डेफिनेटली यहाँ से रिजल्ट मिल भी जाएगा। सो विदाउट डिले लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। और पहला टॉपिक है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का। अब महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है आपका, ये क्या है, क्या न्यूज़ में है। एक्चुअली हुआ क्या है कि बजट 2022-23 वाला जो आपका बजट आया था, 23-24 वाला जो अभी रिसेंटली आया था, उसमें एक नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। अब एक ऐसी स्कीम है, ये स्मॉल सेविंग स्कीम है। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्मॉल सेविंग स्कीम है। अब स्मॉल सेविंग स्कीम का मतलब क्या होता है? एक तो कि किसी भी तरीके से सेविंग की जो हैबिट है उसको कहीं ना कहीं लोगों में उतारा जा सके। अब स्मॉल सेविंग स्कीम के सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों सरकार अक्सर फोकस करती है? अगर आप यहाँ पे देखिए कैटेगरीज ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम, जहुआ वर्ग की स्कीम है। क्या फ़ायदे होते हैं? इतनी स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट फला 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 फला, ऐसी बहुत सारी स्कीम। अब एक नई और सेविंग आ गई, स्मॉल सेविंग स्कीम आ गई। क्या होता है, क्या इसका मेन पर्पस है और इसका पर्पस क्या है, इसका मेन सिग्निफिकेंस है? यहाँ पर समझने के लिए आप ये 2-3 चीज़ देखो। पहला पॉइंट क्या होता है कि पहला जो इसका मेन पर्पस है, ये एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। मतलब कि कोई विडो है, सीनियर सिटीजन है, अब इन्होंने छोटी छोटी सी सेविंग स्कीम में अगर इन्वेस्ट किया होगा, तो जब ये लोग कोई सीनियर सिटीजन हो जाएगा, कोई खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे कि ऐसा हो कि कोई विडो हो जाए या डिसेबल इंडिविजुअल्स हो, तो उनको कम से कम थोड़ा बहुत पैसा उनको मिलता रहे, उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। एक इसका मेन पर्पस ये है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है ये कि ये गवर्नमेंट के लिए रिसोर्स के मोबिलाइजेशन का काम करता है। बोलते हैं कि सरकार अपनी लगभग 20% की जो उधारी है वो इन्हीं स्मॉल सेविंग स्कीम से करती है। बाप रे! और जो स्मॉल से करती है वो उसी में ये एक तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि लगभग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसा एलोकेट होता है उसका लगभग 75% इसी स्मॉल सेविंग स्कीम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब नेट इससे किया जाता है। तो 3 मेन फ़ायदे स्मॉल सेविंग स्कीम्स के। पहला क्या है कि सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराता है, दूसरा क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को। लगभग 20% बोरिंग सरकारें इसी से करती हैं, और जब ये सरकार करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाने वाला जो पैसा है, लगभग उसका 75% हिस्सा वो इसी से ही आता है। अब होता क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इतनी सारी स्कीम है, कैसे वर्क करती है? तो अगर कोई भी स्मॉल सेविंग स्कीम है, उसके लिए रूल क्या है कि उसका जो पैसा होगा वो एक फंड में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं NSSF फंड। तो जो ये NSSF फंड है, इसको 1999 में डेवलप किया गया है। ओके, 1999 में डेवलप किया गया है, और इसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत डेवलप किया गया है। इसकी देखरेख कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखरेख करती है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था कि भाई ये जो है गवर्नमेंट के जो डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट है उसका पार्ट ना बने, फिस्कल डेफिसिट का डायरेक्टली पार्ट ना बने, इसके लिए इसमें शामिल किया गया था। अब क्या हुआ, अब होता क्या है, जैसे मैंने बताया इसके क्या क्या मेन इशू हैं, ये हो गया NSSF के बारे में। अब ये जो स्कीम आई है मेन, वो क्या स्कीम है इसके बारे में देख लेते हैं कि ये स्कीम क्या है। महिला सम्मान निधि जो कि स्कीम है, इसका मेन पर्पस क्या है? ये एक स्कीम है जो कि 2023 से 2025 तक के लिए 2 साल के लिए लागू की गई है, 2 ईयर्स के लिए लागू की गई है। दूसरी चीज़ है, इसमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का डिपॉजिट हो सकता है। ओके, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 7.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें से आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, मतलब पूरा अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये वुमेन और चिल्ड्रन में भी गर्ल चिल्ड्रन के बारे में, गर्ल
चिल्ड्रंस के लिए लागू की गई है। बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, बाकी सारी चीज़ें आप इसमें समझिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या क्यों न्यूज़ में है? न्यूज़ में यह है कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उन्होंने क्या बोला है कि एक जो टारगेट था 10 करोड़ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप मेंबर को 2024 तक अचीव करने का, वो इसी तरीके से और उसको अचीव भी कर लेंगे बाय पॉसिबल। दूसरी चीज़ न्यूज़ में क्या है कि जो आपका DAYNRLM स्कीम जो है, फुल फॉर्म क्या है यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसने मीशो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें जो NRLM कहता है जितने भी SHG हैं उसके अंतर्गत जो SHG होंगे उनको जो प्रोडक्ट होंगे वो मीशो के ऊपर जाकर अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है मीशो के साथ। मीशो के लिए भी सक्सेसफुल है, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। अब ये है क्या DAYNRLM? बेसिक्स इन्फॉर्मेशन, ये जो है 2011 में स्टार्ट की गई एक स्कीम थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 2011 में स्टैब्लिश की गई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसको 2015 में रीनेम करके DAYNRLM कर दिया गया। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। इसका मेन काम क्या है कि पॉवर्टी एलिवेशन, इसका जो मेन एम है वो है पॉवर्टी एलिवेशन। मेन एम है पॉवर्टी को एलिवेट करना। इसके ज़रिए वो चाहते हैं कि 10 करोड़ पुअर हाउस होल्ड को मोबिलाइज करें, रूरल वुमेन को इसमें मोबिलाइज करें, कम्युनिटी के अंतर्गत लेके आए विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। SHG के ज़रिए से रूरल वुमेन्स को इसमें इंक्लूड करें और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वर्क करें। तो DAYNRLM जो है रूरल लाइवलीहुड को भी इम्प्रूव करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। इज दैट क्लियर? सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप इसमें मेन मुद्दे पे रहता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें ज़्यादा खास बात नहीं कि अभी तक DAYNRLM में 8.79 करोड़ वुमेन्स को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है और लगभग 81.61 लाख इसमें SHGs भी हैं, क्योंकि एक SHG में 15-20 लोग तो होते ही होते हैं, तो उसमें अगर इंक्लूड करेंगे तो इतने लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है सर्वाइवल ऑफ ऑल द रिचेस्ट। एक रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम इंडिया की। इसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भैया इंडिया में 1% जो अमीर लोग हैं उनके पास इंडिया की 40% वेल्थ पाई जाती है। ठीक है, 40% वेल्थ पाई जाती है। हम इसमें क्या करें, पैसा कमाओ, 1% में आओ। इसमें क्या दिया हुआ है, गिनी कोफिशिएंट का एक ग्राफ दिया हुआ है। अब जो ये गिनी कोफिशिएंट का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसके बारे में और डिटेल जानने के लिए आप लोग PT 365 की जो मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है उसमें इकोनॉमी का जो पहला लेक्चर है, इकोनॉमी का जो फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर वन है, वहाँ पर मैंने पूरा गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व और इसी तरीके से कई और तरीके के कर्व को डिफाइन किया है। वहाँ पर जाकर आप लोग विजिट करिए, वहाँ पर इसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। और उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट तरह के कर्व बताएं और वो मैंने ऑफलाइन में क्लास ली है, तो वहाँ पर हम भी आपको दिख जाएंगे, है ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसमें जाके देख लीजिएगा, चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट है प्रज्वला चैलेंज, बकवास है, आगे बढ़ो। छोड़ने की हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, पढ़ने लगोगे तो फिर बवाल ही होगा। नेक्स्ट, इस फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट हो रहा है। फिस्कल पॉलिसी में स्टेट फाइनेंसेस सबसे पहले आ रहा है। RBI ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एक रिपोर्ट का नाम क्या है यहाँ से पढ़ लेना। बस उसमें क्या है, कुछ टर्म्स को यूज़ किया है, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीज़ों को हम आपके लिए घर पे छोड़ देंगे, भैया आपने घर पे बैठ के करना उसको, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। पहला पॉइंट जो कि आपको समझना ज़रूरी है, मैटर क्या हुआ है, न्यूज़ क्या है कि इस रिपोर्ट के आधार पर RBI ने बोला है कि जो स्टेट का जो फाइनेंस है अब वो थोड़ा मजबूत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब उसमें उन्होंने कुछ टर्म यूज़ किए, वो टर्म के लिए आपको जाना ज़रूरी है। क्या है कि एग्रीगेट रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड UT वाज GDP का लगभग 14.9% जो हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट होती है स्टेट और UT को मिला के वो कितना है, 14.9%, और उसका 55% जो है वो टैक्सेस से आता है। इसका मतलब 14.9% जो है, इसका 55% हिस्सा कहाँ से आता है, टैक्सेस से। तो 45% कहाँ से आएगा, नॉन टैक्सेस से। और नॉन टैक्सेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप लोग को पता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताने की कोशिश करिएगा। दूसरा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में क्या है कि बोला जाता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट और UT मिल के GDP का 18.5% हिस्सा खर्चा करती हैं, लेकिन जो ये खर्चा करती हैं 18.5%, उसमें से मेजॉरिटी ऑफ जो पैसा है वो आपका
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू का मतलब डे टू डे खर्चे के लिए होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मतलब कि किसी की सैलरी देनी होगी, पेंशन देनी होगी, ये सब चीज़ों के लिए डे टू डे खर्चे के लिए खर्चा किया था, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से कोई कैपिटल हमारी जनरेट होती है, रेवेन्यू से कोई हमारी कैपिटल जनरेट नहीं होती है। तो होना क्या चाहिए, कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, तो वो हम खाली 17% कर रहे हैं और बाकी अपने खर्चे का 83% हम लोग सैलरी वाले निकालने में ही खर्चा कर देते हैं। इज दैट क्लियर? पहली पॉइंट थी। तीसरा पॉइंट क्या है कि इम्प्रूव्ड फिजिकल हेल्थ ऑफ स्टेट। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इनकी इम्प्रूव हो रही, अच्छी बात है, क्या करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि स्टेट का डेट, बाकी और भी दिया पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। स्टेट का जो डेट है वो 2022-23 में 2020-21 के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। 2020-21 में ये 31.1% था, जो कि थोड़ा सा अब कम हो गया है, लेकिन नियरली 30% अभी भी है, 30% प्लस ही है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह होगा कि आप लोग को पता होगा कि FRBM एक्ट है, जिसके तहत, जिसमें FRBM कमेटी बनाई गई, इसमें बोला गया था कि टोटल एक्यूमुलेटिव जो डेट होना चाहिए इंडिया का वो 60% होना चाहिए टोटल, जिसमें से 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और 20% किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का। अब 20 पर कितना परसेंट होना चाहिए? 20%। हो कितना रहा है? 30% अप्रॉक्सीमेटली। 2020-21 में तो 31.1% था, तो अभी भी डेडलाइन के बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको मिले कि भैया इंडिया का डेट कितना है, उसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 30% अभी इंडिया का स्टेट का जो डेट चल रहा है। बाकी आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अकेला का खाली 60% नियरली इनका खुद का डेट है। बाकी अगर एकदम एग्जैक्ट डेटा देखना चाहते हो तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के ऊपर रिलाई आप कर सकते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे की एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं, तो भैया उसके लिए अलग से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब हम उसको करवाएंगे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट उसको आप लोग समझ लें। बाकी ये जितने भी रीसेंट इनिशिएटिव टू इम्प्रूव स्टेट फिजिकल हेल्थ है, इसके बारे में भी ऑलरेडी पहले ही वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। श्रद्धा होगी वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये अच्छे कॉन्सेप्ट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या है कि RBI ने अभी एक गाइडलाइंस लॉन्च की है गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेंडिंग मार्केट के रिस्पेक्ट में। मतलब कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेंड करने का जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में RBI ने अपनी एक गाइडलाइंस जारी की है। अब देखिए, इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें, इसमें पूरा गो थ्रू होने से पहले एक दो चीज़ मैं खुद अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है। बाद में आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जिसको गवर्नमेंट्स लॉन्च करती हैं। अब जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GSEC बोलते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। देखिए, अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, चाहे वो स्टेट करें चाहे वो लोकल। जो स्टेट होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लॉन्च करती है, लॉन्ग टर्म। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों को करती हैं। जो लॉन्ग टर्म वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? डेटेड सिक्योरिटी, या कभी कभी बॉन्ड भी उसको बोला जाता है, बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म वालों को यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलेंगे? डेटेड सिक्योरिटी या बॉन्ड। लेकिन शॉर्ट टर्म वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 1 साल से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है? 1 साल से कम। तो 1 साल से कम वाली सिक्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? T-बिल। ध्यान रखिएगा, जो 1 साल से कम की सिक्योरिटी होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और जिसका नाम T-बिल है। ध्यान रखिएगा, T-बिल जो होता है, ये T-बिल जो होता है वो 91 मेच्योरिटी पीरियड, 91, 182 और 364 दिन की इनकी मैच्योरिटी पीरियड होता है। इससे कम की T-बिल नहीं होती। तो क्या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसी है जो 91 या 90 दिन से कम की हो? हाँ, होती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश मैनेजमेंट बिल। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 90 दिनों से कम की होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश मैनेजमेंट बिल। 90 दिनों से लेकर 1 साल तक की होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजरी बिल या T-बिल, जिसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है। और 1 साल तक की ज़्यादा के लिए होती है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं, जिसको डेटेड सिक्योरिटी या बॉन्ड बोला जाता है, और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉन्च कर सकती हैं। इज दैट क्लियर? अब हम इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इतना आपको जानना ज़रूरी था। क्या लिखा हुआ है? पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि
ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉन्च करती है। सच सिक्योरिटीज आर शॉर्ट टर्म जिसको टी बिल बोला जाता है, मैच्योरिटी 1 साल से कम होता है। लॉन्ग टर्म जिसको गवर्नमेंट बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी, मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा का होता है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज बोथ टी बिल एंड बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टी बिल और डेटेड सिक्योरिटी दोनों को लॉन्च कर सकती है, बट जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ डेटेड सिक्योरिटी को लॉन्च करती है। और ध्यान रखिएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी लॉन्च करती है उसका एक अलग से नाम होता है, उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन। तो कहीं पे अगर लिखा हो स्टेट डेवलपमेंट लोन तो आप ये बात समझ जाइएगा कि वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है। अब चूंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो प्रैक्टिकली उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता, नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब सरकार थोड़ी ना भागेगी, नो रिस्क ऑफ श्रीलंका की नाउ, नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है। सॉरी, मैं मतलब हर्ट नहीं कर रहा, मैं एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जो नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है, इसी वजह से इनको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। कुछ फैक्ट यहाँ पर भी हैं, डेटेड सिक्योरिटी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, और कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखिए ये न्यूज़ में क्या है कि उन्होंने क्या क्या गाइडलाइन जारी की। पहले बात, ये जो पूरी गाइडलाइन आई है, ध्यान रखिएगा, ये 90 दिनों से कम वाली सिक्योरिटीज के लिए है। बात समझिए, ये उन सिक्योरिटी मतलब कि यहाँ पर कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में बात हो रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशूड बाय सेंटर एक्सेप्ट ट्रेजरी बिल आर एलिजिबल फॉर लेंडिंग एंड ट्रेडिंग इन जीएसएल। मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के द्वारा जारी की गई जो सिक्योरिटीज हैं ट्रेजरी बिल को छोड़कर आर एलिजिबल फॉर लेंडिंग एंड ट्रेडिंग, वेयर एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट इंक्लूडिंग टी बिल शैल बी यूज्ड एज अ कोलेटरल अंडर जीएसएल। देखो बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसके अंतर्गत ट्रेजरी बिल को ट्रेड नहीं किया जाएगा, मतलब कि इसको लेंड और ट्रेड नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कोलेटरल के रूप में रखना हो तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी हो, उसको एज अ कोलेटरल रखा जा सकता है जीएसएल में। लेकिन हम सोचें कि उसी को ट्रेड करें, ये नहीं होगा, कोलेटरल में रख दो लेकिन आप ट्रेड उसको नहीं कर सकते। दूसरा, एलिजिबल पार्टनर कौन है, जिसको आरबीआई अप्रूव करेगी, बाकी पढ़ लेना। टेन्योर इसका कितना है कि मिनिमम 1 दिन होगा और मैक्सिमम 90 दिन का होगा। इज दैट क्लियर? अब जो सिक्योरिटीज इसके अंदर बोरो की जा रही हैं जीएसएल ट्रांजैक्शन के अंतर्गत, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होगी बोरोवर के लिए, लेकिन लेंडर के लिए नहीं होगी। अब यहाँ पे बोरोवर क्या है कि ऐसी कोई भी एंटिटी जो इसमें बोरो करती है कोई भी सिक्योरिटी को, उसको वो एसएलआर के रूप में अपनी सिक्योरिटी में रख सकती है। तो ध्यान रखिए, जैसे मान लो कोई बैंक है, अब इसके अंदर कस्टमर कौन कौन होगा, जैसे आरबीआई के द्वारा अप्रूवल जो रेपो रेट के ऊपर काम करते हैं वो बैंक है। अब बैंक आए तो बैंक ने यहाँ से कुछ सिक्योरिटी को उधार ले लिया, बोरो कर लिया, तो जो सिक्योरिटी को बोरो किया है, बोरो है, तो बोरोवर यहाँ पे कौन है, बैंक है। तो बैंक अपने एसएलआर की सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए इसका यूज़ कर सकता है। ठीक है, बाकी एक बार आप और पढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बाकी इसमें इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूल टैक्स रेट। फ्यूल टैक्स रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो तेल आपको मिलता है, पेट्रोलियम वाला तेल, डीजल, पेट्रोल जो आपको मिलता है, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये देखिएगा, एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि भारत में जो तेल बिकता है उसके ऊपर 3 तरह के मेन प्राइस लागू होते हैं। एक होता है बेस प्राइस, दूसरा होता है स्टेट के द्वारा लगाया गया टैक्स, और तीसरा होता है सेंट्रल एक्साइज टैक्स। अभी है क्या कि जो आपको तेल मिलता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की प्राइस होती है उसको हम लोग किससे मापते हैं, बेस प्राइस। अब बेस प्राइस पे कोई चीज़ आई इंटरनेशनल मार्केट में, जो भी प्राइस है उसको हम लोग बेस प्राइस बोलते हैं। फिर उसके बाद इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर उसके बाद स्टेट टैक्स लगता है, और इन सारे टैक्स लगने के बाद आपको जो तेल मिलता है वो 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से मिल जाता है। इट मीन्स कि अगर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा कम कर दिया जाए, स्टेट टैक्स को थोड़ा कम कर दिया जाए, तो आपको तेल कम पैसे में मिलने लगेगा। लेकिन अगर ये कम करेंगे तो फिर सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा, सरकार का रेवेन्यू कम हो जाएगा तो सरकार जो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ करती है, लोगों की सोशलिस्टिक अप्रोच पे काम करती है, उसके लिए उसको पैसा कम हो जाएगा। तो ये एक ऐसी डिबेट है जो कि अनएंडेबल है। फिलहाल हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज़रूरी है उसको हम लोग देख लेते हैं, कैसे ये काम करता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो होती हैं वो रिटेल प्राइस, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, उनको डेली बेसिस पे कंट्रोल करती हैं। और उसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या काम करती हैं कि जो
जो डीलर होंगे उनसे वो प्राइस चार्ज करती हैं, कितना, बेस प्राइस प्लस फ्रीट प्राइस। मतलब कि जितने पे तेल बाहर से इंडिया में आया, उसके बाद उसको वहाँ से यहाँ तक लाने में जो खर्चा हुआ, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट लगी है, उसको ऐड करके वो डीलर को पहुँचाते हैं, प्लस फ्रेट प्राइस। उसको ऐड करके किसको पहुँचाएंगे, डीलर को पहुँचाएंगे। अब जब वो डीलर के पास पहुँच जाता तो उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो एड वॉलरम वैट या सेल्स टैक्स लगाती है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इट मीन्स, इसको देखिएगा कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो एक रेट बताती हैं, बेस प्राइस प्लस फ्रेट प्राइस, इसको ऐड करके बताती हैं। ये रेट आया, अब उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। चूंकि ये जो आया है तेल, ये कहीं पर ऐसा तो नहीं कच्चा तेल आप दे देंगे, पेट्रोल अलग बनता है, डीजल अलग बनता है, सिंथेसाइज होता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज उस कच्चे क्रूड ऑयल को पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों में कन्वर्ट करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगने वाला जो टैक्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर लगती है। अब ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थ्रू आउट द कंट्री सेम है, थ्रू आउट द कंट्री सेम है। जब ये हो जाता है, फिर जब स्टेट में इसको भेजा जाता है, तो स्टेट में भेजने के बाद स्टेट इसके ऊपर अपना सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स इसके ऊपर लगाती है। इट मीन्स कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने बेस रेट बताया, फ्रेट प्राइसेस बता दिया, फ्रेट प्राइसेस बताने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट करने में जो मैन्युफैक्चरिंग लगी उसके पास सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी, जो कि थ्रू आउट द कंट्री सेम होती है। फिर उसके बाद जब वो स्टेट को भेजा जाता है तो स्टेट उसको सेल करने के लिए सेल्स के ऊपर जो टैक्स लगाता है वो अलग होता है। सेल्स टैक्स जो होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। एक्साइज ड्यूटी थ्रू आउट द कंट्री सेम होती है। अब यहाँ पर ये पूरा मैकेनिज्म हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा, सेंट्रल एक्साइज के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं एड वॉलरम टैक्स। एड वॉलरम टैक्स, एड वॉलरम टैक्स क्या होता है कि एक ऐसा टैक्स जो कि वैल्यू, जो किसी भी एसेट की वैल्यू को एसेट करने के बाद, कोई भी आइटम हो, जैसे पेट्रोल है, जैसे रियल एस्टेट है, अब रियल एस्टेट के ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए जब वो सेल की जा रही है, तो उसकी एसेस्ड वैल्यू निकाली जाएगी कि उसमें इन्फ्लेशन कितनी एडेड है, मतलब कितनी रियल में उसकी वैल्यू ऐड हुई है, एड वैल्यू में कितना एडिशन हुआ है, उस आधार पर जब टैक्स लगता है तो उसको हम लोग एड वैल्यूएबल टैक्स लगते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है वो दो कंपोनेंट पे लगाती है, दो तरीके से लगाती है। एक्साइज ड्यूटी कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड कंपोनेंट, एक होता है टैक्स का कंपोनेंट, एक होता है टैक्स कंपोनेंट, और दूसरा होता है सेस और सरचार्ज का। जो एक्साइज ड्यूटी होती है, इसमें से जो एक्साइज ड्यूटी का जो पैसा होता है वो आप लोग को पता होगा, FRBM एक्ट के तहत आप लोगों को पता सेंट्रल डिविजिबल पूल से कितना पैसा स्टेट को जाता है वो आप लोग पता है। तो एक्साइज ड्यूटी का यहाँ पर लगने वाला पैसा तो स्टेट को डिवॉल्व होता है, लेकिन जो आपका सेस और सरचार्ज होता है इसमें से एक फूटी कौड़ी भी वो नहीं देती सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ लिखी हुई। इट मीन्स कि एक्साइज ड्यूटी के साथ दो कंपोनेंट लिखे हुए, एक है टैक्स वाला कंपोनेंट। टैक्स वाले कंपोनेंट का जो पैसा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिवॉल्व किया जाता है, लेकिन सेस और सरचार्ज का पैसा डिवॉल्व नहीं किया जाता। और ये सरकारें क्यों लगाती, बिकॉज मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का यही है अल्कोहल के साथ। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। अब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा कि जब छोटा मोटा लोन दिया जाता है छोटे मोटे कारोबारियों को, ताकि वो लोग डेवलप कर सके, सही समय पर उनको पैसा मिल जाए और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, इसको माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है। अब इस माइक्रो फाइनेंस को करने वाले जो सेक्टर होते हैं उनको माइक्रो फाइनेंस सेक्टर बोलते हैं। अब इंडिया में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का क्या रोल है, देख लो भैया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस बैंक्स करते हैं, दूसरा कुछ NBFCs जो कि MFI से जुड़ी हुई हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, बाकी कुछ और बची हुई बैंक्स, नॉन प्रॉफिट में। तो इट मीन्स अगर क्रोनोलॉजी में देखें तो माइक्रो फाइनेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा बैंक्स करते हैं, उसके बाद NBFC करती हैं जो कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होती हैं, उसके बाद स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स करते हैं, कुछ अलग सी NBFCs करती हैं, और ऐसी MFI माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि प्रॉफिट नहीं लेती वो भी थोड़ा बहुत कर रही होती हैं।
अब इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, ग्रामीण बैंक के बारे में भी दिया हुआ है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा कि भैया जो आपके मोहम्मद यूनुस साहब थे, इन्होंने ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में 1976 में स्टैब्लिश किया, जिसकी वजह से वहाँ का जो ग्रास रूट लेवल वाला जो इंडस्ट्री था वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश हुआ। आज वहाँ पर अपैरल जो कपड़ों वपड़ों का व्यापार इतना अच्छा चलता है, वो इसी ग्रामीण बैंक की वजह से पॉसिबल हुआ था, और उनको नोबेल प्राइज़ भी इसके अंदर मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा क्या है क्या नहीं है, मिला है नहीं मिला, ये बताना हमको। आगे देखते हैं ये पैरामीटर क्या है, SHG JLG क्या है, ये अभी आप घबराओ जाओगे, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा आगे बता रहा हूँ, देखिएगा। देखिए सबसे पहले माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंडिया में मेन रेगुलेटिंग जो बॉडी है वो कौन सी, RBI है। बाकी और भी सारी चीज़ें दी हुई, कुछ भी नहीं ध्यान रखना है, कुछ भी ध्यान रखा, एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा मेन रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है, RBI है, सिर्फ और सिर्फ RBI है। इसके बारे में अभी ये नहीं कहा जा सकता, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ों को सेबी भी मॉनिटर कर रही होती है, बेसिक सी चीज़ है। अब और भी चीज़ है कि इंडिया में वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो कि MFI के लिए किए गए थे, जैसे कि सिडबी के द्वारा एक ओवरसीन करने वाला इंडिया माइक्रो फाइनेंस इक्विटी फंड है, मुद्रा लोन भी दिया जाता, इसी तरीके ई शक्ति प्रोजेक्ट भी है, देख सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लोन का डिसबर्समेंट होता है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो जनरली जब कोई NBFC कर रही होती है, कौन सी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं कर रही होती है, वो दो तरीके से करती हैं। एक होता है SHG सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, और दूसरा होता है JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ये दो मेजर तरीके हैं जिसके ज़रिए से लोन का डिसबर्समेंट होता है। अब मेजॉरिटी ऑफ जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो इसी आधार पर, अब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें 15 से लगभग 20 लोग होते हैं, और जिनका मेन पर्पस क्या होता है, सेविंग के पर्पस से वो एक ग्रुप बनाते हैं, और जब जिसको ज़रूरत होती है तब उसको पैसा अलॉट किया जाता है। लेकिन ये एक सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, इसको भी कभी ना कभी माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको प्रोवाइड कराती हैं। एक दूसरा भी ग्रुप होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। ये सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की तरह ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा होता है। वहाँ पर क्या प्रोसेस है, वहाँ पर मेन जो सेगमेंट था वो था सेविंग्स के ऊपर ये फोकस करते हैं, और ये क्रेडिट के ऊपर फोकस करते हैं, मतलब उधार देने के ऊपर फोकस करते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि SHG का जो NPA है वो 7 से 8% है। SHG का जो NPA है वो 7 से 8% है, और इनका NPA कितना, मात्र 1%। तो JLG, अब इसके बारे में मैंने पीछे से छुड़वाया था, ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। SHG जो है इनका ग्रेटर फोकस किस पे होता है, सेविंग जनरेशन पे, इनका किस पे होता है, क्रेडिट जनरेशन के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, इसमें 10 से 20 मेंबर होते हैं, इसमें 3 से 10 मेंबर होते हैं, ग्रुप जो है वो छोटा हो गया। इसमें NPA 7 से 8% तक का वेरी करता है, इसमें मात्र 1% का वेरी करता है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो मैटर ये है कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड कराते हैं वो प्रिस्क्राइब किसको ज़्यादा करते हैं, JLG को, बिकॉज इनमें जो डिफ़ॉल्ट होने की जो पॉसिबिलिटी वो कम होती है। SHG में भी इतना नहीं है, लेकिन JLG से कम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद कुछ और भी चैनल होते हैं जिसके ज़रिए से माइक्रो फाइनेंस मिलता है, वो कौन से होते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैसे माइक्रो फाइनेंस देती है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के ज़रिए से देती है, और रीजनल रूरल बैंक्स RRBs के द्वारा दिया जाता है। उसके साथ साथ कुछ NBFCs भी अलग से माइक्रो फाइनेंस कर रही होती हैं, है ना। ये सब आप चीज़ें देख सकते हो, और उसके बाद इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें। देखो कौन आया, अभी आ गया बवाल। बवाल मतलब कि सबसे तगड़ी चीज़ आई है भैया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया। भैया ध्यान रखना कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। आने वाले 2-3 टॉपिक रियल में मज़ेदार हैं। हाँ, तो मज़ेदार टॉपिक हैं, तो चलो मज़ा लेते हैं। ओके, न्यूज़ क्या है कि टू स्ट्रेंथनिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड द बैंक्रप्सी कोड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैड रिलीज प्रपोज चेंजेस टू IBC फॉर पब्लिक कमेंट। अब पब्लिक कमेंट के लिए उन्होंने कुछ चेंजेस बोले हैं, अब जब पब्लिक उनको हाँ करेगी तब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिलहाल अपना काम क्या है कि IBC के बारे में जो बेसिक चीज़ है उसको हम लोग कंट्रोल करें। देखो सबसे पहले ये है क्या, एक्चुअली जो मेन इशू है वो है NPA। सारा जो मेन इशू है वो है NPA। अब NPA बढ़ता ही जाता है, कभी घटता है कभी कम होता है, कभी NPA बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है। तो अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आज से नहीं जूझ रहे, हम बहुत पहले से जूझ रहे हैं। मतलब कि 2015 तक
हम बहुत ज़्यादा जूझे। और जो एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके के एक्ट्स थे, अलग अलग तरीके के प्रोसेस है। जैसे सारफेसी एक्ट था, जैसे आप लोग को याद होगा, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, जैसे सारफेसी एक्ट था, और भी मल्टीपल एक्ट थे। अब इनकी कुछ अपनी स्ट्रेंथ थी, कुछ प्रॉब्लम थी। अब होता क्या था कि इन सारी प्रॉब्लम को किसी एक तरीके से सॉल्व करने की जब बात होने लगी, तब उस समय एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम लोग आईबीसी के नाम से जानते हैं। तो आईबीसी इज नथिंग, उसने क्या काम किया कि जो बहुत सारे एक ही प्रोसेस को करने के लिए अलग अलग तरीके के लॉ थे, सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक कोड बना दिया। अब उसमें हम लोग इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से मैटर को देखते हैं। अब अगर कोई एनपीए है तो उसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है इंसॉल्वेंसी और एक होता है बैंकरप्सी। ठीक, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मान लो कि कोई पर्सन है, एक है, जैसे पर्सन ए है, उसने किसी पर्सन बी से, मानो कि बैंक था, और कोई तीसरा पर्सन जिससे लोन लिया। अब बैंक से इसने लोन लिया, और ये पर्सन था, जैसे मानो कि ए जो है उसकी कंपनी जो गाड़ी बनाती है, तो ए जो है वो गाड़ी बनाने की जो अपनी कंपनी उसने खोली है, वो उसने बैंक से कुछ पैसा लिया, और दूसरा रॉ मटेरियल लिया, मतलब कि स्टील इससे बाय कर लिया, और कहा जब हमारी गाड़ी बिक जाएगी तब तुमको हम पैसा देंगे। तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्रेडिटर है, ये भी क्रेडिटर है, और ये क्या है, डेटर है, बोरोवर और डेटर है। तो ये वाला जो क्रेडिटर है, चूंकि इसने इनको बी ने ए को पैसा देने के लिए कुछ कोलेटरल रखा होगा, इस वजह से इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर। लेकिन जो ये वाला क्रेडिटर है, ये फाइनेंशियल क्रेडिटर ना हो गया, बल्कि इसको बोला था ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर, क्योंकि इसने इनके काम को चालू रहने के लिए, ऑपरेशन लागू रहे उसके लिए इन्होंने इसको उधार दिया था। इसको हम लोग ऑपरेशनल क्रेडिटर बोलते हैं। अब मान लो कि किसी वजह से जो ए साहब हैं, ये इन लोगों का पैसा देने के लिए न दे पाए, तो अब ऐसी सिचुएशन जब ये जो ए है ये इन दोनों का पैसा देने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उस वाली सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग इंसॉल्वेंसी। कि भैया ए ने जो इन लोग से उधार लिया था उसको वे चुकता नहीं कर पा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी। और जब इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करने के लिए जो लीगल प्रोसीडिंग चलाई जाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकरप्सी। क्या बोलते हैं, बैंकरप्सी बोलते हैं। इट मीन्स कि इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर एक कंपनी या कोई एक इंडिविजुअल एबल नहीं होता है कि अपने डेट को रीपे कर सके, उसको हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। आप नहीं पे कर सकता तो उसके अगेंस्ट में लीगल प्रोसीडिंग जो चलाई जाएगी उसको हम लोग बैंकरप्सी बोलते हैं। ये बेसिक सा डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस इंसॉल्वेंसी, इसी वजह से इसका नाम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है। अब इसी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को करने के लिए 2016 में एक नया कोड आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईबीसी कोड बोलते हैं। 2016 में आया था। इसमें टाइम बाउंड मैनर में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में बात की गई थी। इस आईबीसी के 4 मेन पिलर होते हैं। पहला होता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तीसरा होता है एक ऐसी इब्बी, और चौथा होता है एजुकेटिंग अथॉरिटी, एनसीएलटी, डीआरटी और इंक्लैट। अभी ऐसे पढ़ोगे तो एकदम घबरा जाओगे। देखो इसमें 3 मेन बॉडी होती है। सबसे पहली बात होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपी। अब देखो मान लो कि कोई कंपनी जो ए थी, जो अभी कंपनी ए थी वो इनसॉल्वेंट हो गई। अब उसके ऊपर मतलब कि इनसॉल्वेंट हो गई, उसके ऊपर बैंकरप्सी फाइल हुई है। तो बैंकरप्सी फाइल होने का मतलब क्या है, अब होगा क्या कि इसकी जो कंपनी है, या तो कंपनी को बेच दिया जाएगा और बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वो उनके क्रेडिटर को दे दिया जाएगा। पहले ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि कंपनी ए को ही फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया जाए। तो चाहे लिक्विडेट करना हो चाहे उसको प्रॉफिटेबल बनाना हो, इन दोनों के ही काम करने के लिए जाहिर सी बात है अब जिन लोगों की कंपनी थी उनसे तो होगा नहीं इसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। इसका मतलब जो लोग कंपनी में थे उन लोगों की वजह से प्रॉब्लम आई है, अब कुछ नए लोगों को आना चाहिए जो कि इसको प्रॉफिटेबल बना सके। तो ऐसे लोग जो कि आके कहीं ना कहीं इसके साथ रेजोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ऐसे लोग जो कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने का काम करते हैं या दूसरे तरीके के सजेशन देंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। दूसरा इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होती है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का मतलब क्या है, ये सेंट्रल डिपोजिटरी है कि भैया जो ये ए थे इन्होंने किससे लोन लिया था, कब लिया था, कितना लिया था, कैसे लिया था, ये जो सारी इंफॉर्मेशन कहीं पर अवेलेबल होती है उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज।
उसके बाद आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जो कि देखता है कि भैया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्या आईबीसी के रूल के तहत अपना काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, तो इनका मेन काम होता है। अभी क्या होता है, चौथी बॉडी क्या है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अब देखो, अगर कोई भी पर्सन है, जैसे बी और सी थे जो कि कंपनी में, बी और सी कौन थे, जिन्होंने उधार दिया हुआ था। बी कौन से थे, फाइनेंशियल क्रेडिटर थे, और जो सी कौन से थे, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर थे। अब क्या होगा कि इन लोगों का तो पैसा डूब रहा है, तो इनके अगेंस्ट में केस करने के लिए कौन जाएंगे, यही लोग तो जाएंगे, बी और सी। तो जब बी और सी कहाँ पे जाके कंप्लेन फाइल करेंगे, वो सबसे पहले कंप्लेन कहाँ पे फाइल करेंगे, एनसीएलटी में। अब एनसीएलटी में ध्यान रखिए, अगर कोई भी केस कॉर्पोरेट से रिलेटेड है तो उसके लिए एनसीएलटी जाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल का है, मतलब कोई इंडिविजुअल पैसा लेके भागा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ता है, ठीक है। और अगर एनसीएलटी से कोई सजेशन मिला, आप उससे सहमत नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे। अगर यहाँ से भी नहीं है तब आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कैसे ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है, उसकी एक अपनी क्रोनोलॉजी है, ध्यान से देखना। इसमें होता क्या है कि आईबीसी के आने से पहले, आईबीसी के आने से पहले जनरली जो डेटर होता है, जैसे मान लो कोई कंपनी ए थी, कंपनी ए थी, तो ए वाला जो था मैंने आपको बताया था वो डेटर है ना, डेट लिया हुआ है, ठीक है। तो जो कंपनी ए थी उसमें डेटर जो थे वही मेन रोल में होते थे। डेटर इन पोजीशन उसको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? डेटर इन पोजीशन। दूसरे, अभी क्या आईबीसी आने के बाद जो आपके बी था उसमें क्या होता है, जो क्रेडिटर थे जिन्होंने क्रेडिट दिया था, क्रेडिटर इन कंट्रोल हो जाते हैं। मतलब कि उससे पहले सिर्फ और सिर्फ डेटर ही एप्लीकेशन को फाइल कर सकता था, लेकिन अब आईबीसी आने के बाद क्रेडिटर भी इस बैंक्रप्सी की जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको फाइल कर सकते हैं। तो चाहे डेटर हो चाहे वो दोनों ही फाइल कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है इसको देखने के लिए आप एक चीज़ का जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। अब होगा क्या, मान लो कि कोई कंपनी है जिसके अगेंस्ट में वो बैंकरप्ट हो गई है, तो क्या होगा, या तो क्रेडिटर या तो डेटर, दोनों लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डेटर जाएंगे कहाँ पे, एनसीएलटी में। अगर कंपनी है तो एनसीएलटी में जाएंगे, और अगर इंडिविजुअल है तो कहाँ जाएंगे, डीआरटी में जाएंगे। अब डीआरटी एनसीएलटी में उन्होंने कंप्लेन फाइल की, और उसी कंप्लेन को फाइल होने के 14 दिन के अंतर्गत, 14 डेज के अंतर्गत जो एनसीएलटी या डीआरटी होगी वो कहेगी भैया ऐसा है कि आप लोगों को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट कर, तो वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर देगी। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या काम करेगी कि एक जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा वो एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगी। कमेटी ऑफ क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जो कि ए था, मैंने सिर्फ एक बैंक का एग्जाम्पल लिया था, ध्यान रखिएगा। जो कमेटी ऑफ, अब क्या हो सकता है कि ए ने सिर्फ खाली बी ही बैंक से तो उधार थोड़ी ना लिया होगा, एक उसने रॉ मटेरियल भी किया था, तो ये ऑपरेशनल क्रेडिट तो इनको नहीं लेंगे। मान लो कोई ए बी जो बैंक था उसका नाम था एचडीएफसी बैंक था, एक बैंक और था आईसीआईसीआई से भी उसने उधार लिया था, एक था एसबीआई से भी उधार लिया था। तो ये जो होते हैं एसबीआई, ये क्रेडिटर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, उनकी एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाएगी। कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाएगी और उनसे 180 दिन का प्रोसेस दिया जाएगा। भैया ऐसा है, 180 दिन के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की मदद से आप लोग किसी डिसीजन पे पहुंचो। अगर मान लो किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए कि लिक्विडेट करना है कि इसका रेजोल्यूशन करना है, नहीं पहुंच पाते तो 90 दिन और ले लो, लेकिन इसके बाद तुम्हें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। फिर कमेटी ऑन क्रेडिटर सब डिलिब्रेट करेगी कि भैया होना क्या चाहिए, जो भी चीज़ें होंगी, जैसे मान लो सर इसको बेच दो, तो बेचने के लिए क्या डिसीजन होगा कि भैया इस कंपनी को जो जिसने हम लोग से लोन उधार लिया था उसकी कंपनी को बेच दिया जाए। तो जब बेचा जाएगा तो वहाँ पर जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर है उसमें क्या होता है, 75% की वैल्यू के ऊपर वोट पड़ना चाहिए। मतलब कि अगर बेचने की बात हो रही है तो जितने भी, मान लो कि 4 लोग हैं कमेटी ऑन क्रेडिटर में, 4 बैंकों के हेड हैं जो कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर में, तो इसमें 75%, मतलब कि 3 लोग तो कम से कम राज़ी होने चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिडिंग लग पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इसका प्रोसेस कैसे होता है, चाहे क्रेडिटर हो चाहे डेटर हो, वो एनसीएलटी या डीआरटी के पास जाएंगे, कहेंगे भैया ये जो कंपनी है ए है, इसने हम लोगों से उधार लिया था लेकिन अब हमारा ये चुका नहीं पा रही है,
और हम चाहते हैं इसके अगेंस्ट में बैंक्रप्सी का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो जो NCLT होगी वो 14 दिनों के अंतर्गत अगर केस एक्सेप्ट हो गया तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को गठित करेगी, और अगर रिजेक्ट हो गया तो खत्म केस। एक्सेप्ट हो गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को गठित करने के बाद एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कमेटी ऑफ क्रेडिटर को गठित करने के बाद 180 दिन का समय देगी कि भैया किसी एक स्टेप के बाद पहुंच जाओ। अगर पहुंच गया तो वेल एंड गुड है, नहीं पहुंचे तो 90 दिन और ले लो। 90 दिन के बाद तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, समय मिलता रहता है। अब 90 दिनों के बाद या तो रेजोल्यूशन प्रोसेस होगा, रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए सारी पावर IP को दे दी जाएगी। अगर उन्होंने कहा लिक्विडेट कर दो, मतलब कि उसको बेच बाच के हम लोग का पैसा वापस कर दो, तो ये जो पैसा वापस करने की बात आएगी उसमें जो डिसीजन लिया जाएगा वो लगभग 75% लोगों से अप्रूवल होना चाहिए, अगर नहीं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होती है, ये भी वही सारी चीज़ें हैं, इसको एक बार आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ दी हुई है कि बेस्ड ऑन एसेट वैल्यू एंड डेटर टाइप IBC प्रोवाइड फॉर डिफरेंट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इट मीन्स कि ध्यान रखिएगा कि एसेट वैल्यू कितनी है और जो डेट जिसने लिया था उसका टाइप क्या है। कहीं वो बंदा कॉर्पोरेट वाला है या MSME वाला है। जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है या 1 करोड़ से कम की है, प्लस है या माइनस है। तो एसेट की वैल्यू और डेटर टाइप के आधार पर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होते हैं, वो डिफरेंट तरह के होते हैं। इनको जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, दूसरा है प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और चौथा है फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब क्या होता है, ध्यान से देखो। CIRP क्या है? ये एक ऐसा रेजोल्यूशन प्रोसेस है कि जिसमें जो डिफॉल्ट है वो लगभग 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है, मिनिमम 1 करोड़ का है, इससे ज़्यादा का है। इसको सॉल्व करने के लिए 180 दिन की जरूरत पड़ेगी विद अ मैक्सिमम ऑफ 270 दिन। मतलब कि कोई अगर एक ऐसा एंटिटी है जो कि 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा का डिफॉल्ट करे हुए है, तो उसके ऊपर जो प्रोसेस चलेगा वो CIRP चलता है, जिसमें मैक्सिमम 180 दिन तो मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 270 दिन, मतलब 180 + 90, इतने दिनों के अंतर्गत ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए। अब ये होता है क्या, ये एक क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल है। मतलब इसमें जो क्रेडिटर है, मतलब क्रेडिटर भी इसके अंतर्गत केस फाइल कर सकता है। ठीक है, इट कैन बी इनिशिएटेड बाय और देखो यहाँ पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चालू करने के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट अप्लीकेंट और कॉर्पोरेट डेब्टर दोनों ही सब जा सकते हैं। मैटर यह है कि CIRP के तहत कोई भी केस जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा का है उसको स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, चाहे वो डेटर हो, कोई भी जा सकता है। लेकिन ये इसके अंदर कंट्रोल किसका ज़्यादा होता है? क्रेडिटर का कंट्रोल होता है, जिसने उधार दिया हुआ होता है। उसी तरीके CIRP की ही बेस पे एक ये भी बनता है। सब कुछ एकदम सेम है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से कम की हो। इसमें रेजोल्यूशन 90 दिन के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल साइज कंप्लायंस एंड द स्टार्टअप्स और अनलिस्टेड कंपनीज में आ रही होती है। अब PRIP क्या होता है? ये डेटर इन पोजीशन मॉडल है। मतलब इसमें जो अभी कोई क्या है, ये MSME के लिए होता है। ये MSME के लिए प्रोसेस हो रहा होता है। इसमें होता है क्या है कि डेटर इन पोजीशन, अब इसमें मेन प्रोसेस जो है वो स्विफ्ट चैलेंज के ऊपर, जैसे सपोज मान लीजिए कि जब कोरोना का काल आया, कोरोना के काल पे आने के बाद बहुत सारे MSME थे जिन्होंने बहुत सारा उधार लिया हुआ था। अब वो हो गए इंसॉल्वेंट, तो इंसॉल्वेंट हो गए। अब इंसॉल्वेंट होने के बाद उनके ऊपर बैंक्रप्सी फाइल की जाएगी, बैंक्रप्सी फाइल करेगी। अब जो ये बैंक्रप्सी फाइल की जाती है, तो इसमें चाहे जितना भी बैंक्रप्सी हो जाए, लेकिन डेटर ही इसमें पोजीशन वाले मॉडल को यूज़ किया जाता है। मतलब कि डेटर ही इसमें मेन रोल प्ले कर रहे होंगे। और इसके अंतर्गत स्विच चैलेंज होता है। अब स्विच चैलेंज का मैकेनिज्म क्या है? एक ये कॉन्सेप्ट है जिसमें सरकार क्या करती है, या जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो एक प्रोसेस यूज़ करती है। इसमें जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो एक मैथड यूज़ करती है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एंटिटी है, गवर्नमेंट एंटिटी को कोई चीज़ अपनी एक सेल आउट करनी थी, तो उसने मार्केट में बोला, तो मार्केट में किसी एक पर्सन ने इसके ऊपर एक बिड लगाई कि भैया हम जो है इस प्रोसेस को सही करने के लिए, जो संपत्ति जो कि NPA में कन्वर्ट हो गई है, इसको सॉल्व करने के लिए हम एक मैकेनिज्म लगा सकते हैं और इसके लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट हम इतनी देंगे। तो इससे खाली संज्ञान लिया कि भैया कितना रुपये लगे। उसके बाद ये जो गवर्नमेंट एंटिटी थी उसने इस
जो प्रॉपर्टी थी इसको जाकर फिर से फर्दर बिडिंग के ऊपर लगाया। अब मान लो कि ए ने बिडिंग लगाई थी कि 100 करोड़ रुपए, तो सरकार को अंदाज़ा होगा कि 100 करोड़ रुपए तो इस पर मिल ही जाएंगे। अब सरकार ने इसकी बिडिंग इसको दी नहीं, इसकी बिडिंग अभी फिर और लगाई आगे चल के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके। पता चला किसी ने कह दिया कि सरकार इसके अंदर 110 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तो सरकार दूसरी जो संस्था थी उसने कहा 110 करोड़ रुपये दे देंगे। तो सरकार क्या काम करेगी, ये बिड किसको देगी, इसको दे देगी। लेकिन अगर मार्केट में आने के बाद कोई भी पर्सन है जो 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा दे ही नहीं रहा है, उससे कम ही पैसा दे रहा है, मान लीजिए 90 करोड़ कोई दे रहा है, तो फिर थोड़ी ना देगी। फिर सरकार क्या काम करेगी, ये वाला जो प्रोसेस है ये किसको दे देगी, इसको दे देगी। तो कहने का इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्विस चैलेंज, जिसमें बिडिंग को चेक किया जाता है कि कौन हमको सबसे ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो जो PRIP जो प्रोसेस है, प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, ये MSMEs के लिए ज़्यादातर लागू हुआ था, MSME के लिए किया था। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डेटर इन कंट्रोल, डेटर इन पोजीशन मॉडल को यूज़ किया जाता था, पुराना वाला, मतलब कि जिसने उधार लिया है, चूँकि कंपनी उसी की भाई उसी की ही कहीं ना कहीं पूरा मैकेनिज्म रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर स्विस चैलेंज को यूज़ किया जाता है और इसके अंदर जो मॉरिटोरियम पीरियड है वो लगभग 120 दिनों का दिया जाता है कि 120 दिन के अंतर्गत इसको सॉल्व करना चाहिए। इस तो अगर हम समराइज़ करें तो CIRP जो है वो क्रेडिटर इन कंट्रोल मॉडल के ऊपर बेस करता है। इसके अंदर मिनिमम कैपिटल 1 करोड़ होनी चाहिए, मॉरिटोरियम पीरियड 180 दिन से 90 दिनों का होना चाहिए। उसे FIRP भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है, बस 1 करोड़ से कम होगा, 90 दिन मॉरिटोरियम पीरियड है। PRIP जो है वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से वर्क करता है, लेकिन ये MSME के लिए है, डेटर इन पोजीशन मॉडल के ऊपर काम करता है, स्विस चैलेंज के ऊपर फोकस करता है और मॉरिटोरियम पीरियड कितने दिन का है, 120 दिन का है। आगे बढ़ते हैं। बाकी ये की चेंजेस प्रपोज्ड हैं, अभी हुए नहीं है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट। ओके, नया टॉपिक, लोन लॉस प्रोविजंस। ये बढ़िया टॉपिक है, बहुत ध्यान रखिएगा। अगेन लैंग्वेज के पास जाओगे हो जाओगे परेशान, घूमते रह जाओगे, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही ध्यान रखो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। लोन लॉस प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना कि सपोज दैट कोई एक बैंक है और बैंक ने दिया है, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख रुपए मान लो उसने टोटल अपना उधार दिया है। तो इस 1 लाख रुपए दिया है तो हो सकता है कुछ इसमें से रुपया वापस ना आए, तो इस ना आने के आधार पर गवर्नमेंट जो RBI होती है, RBI बैंकों से बोलती है कि आप लोगों को हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट आपके पास वापस बैक ना आए, तो आप लोग अपने यहाँ एक LLPS मैकेनिज्म करो, लोन का जो लॉस होगा उससे एक प्रोविज़न करो और इसका एक फ्रैक्शन अपने पास लेके रखो, इतनी अपने पास। मान लो उसने कहा कि 1,10,000 रुपये हमने कहा हम इसके अंतर्गत रखे लेते हैं। अब देखो कि भैया इतना अमाउंट इनको सेव करके रखना पड़ेगा। अब जब कभी भी इसमें से कोई लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो उसमें इस वाले अमाउंट से भरपाई उसकी की जाएगी। अब कैसे होता है, मान लो कि कोई बंदा था जिसने बैंक से 1,000 रुपये का लोन लिया, 1,000 रुपये, और ये हो गया इंस्टॉलमेंट, और बैंक्रप्सी होने के बाद लगभग 500 रुपया वापस आया, मतलब जितनी उगाही बैंक कर पाया उसमें कितने रुपए का उगाही कर पाई, 500 रुपये की। अभी भी तो 500 रुपये कम है, तो जो ये 500 रुपये की भरपाई होगी वो कहाँ से करेगा, वो इस LLPS वाले मैकेनिज्म से करेगा। कहाँ से करेगा, LLPS वाले मैकेनिज्म। तो ये है बेसिक सा लोन लॉस प्रोविजन का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंतर्गत कुछ अप्रोचेज होती हैं। अब वो 2 तरह की अप्रोच हो रही है। अब जो पहली अप्रोच होती है जिसको हम लोग करंट अप्रोच जानते हैं, उस करंट अप्रोच को बोलते हैं इनकर्ड लॉस अप्रोच। इनकर्ड लॉस अप्रोच का मतलब क्या है कि बैंक ये एज्यूम करती है कि जब तक कोई भी लॉस मतलब कि डेजिग्नेट ना हो जाए, फाइल ना हो जाए, तब तक हमें LLPS के अंतर्गत पैसा नहीं रखना चाहिए। अब जब कोई लॉस होगा तब हम इसके अंदर पैसा का अलॉट करेंगे। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर पैसा अलॉट नहीं, तो पहली बात तो यही डेजिग्नेशन होने में बहुत समय लग जाता है कि भैया तुम्हारा लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। अब मान लो लॉस हो गया, उसके बाद सरकार बैंक उसके लिए पैसा कुछ अलॉट करेगी। अब हो सकता है कि जब वो पैसा अलॉट करेगी तो उसमें आनाकानी करे, तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग मैकेनिज्म है, जब पैसा उसका कहीं रखा हुआ था, अब कोई चीज़ लोन डिफ़ॉल्ट हो गई, अब उसके अंतर्गत LLPS में पैसा रखना पड़ेगा, तो जहाँ पर बैंकों को लगाना चाहिए था पैसा, अब वो कहीं और पे लगेगा।
लोन को, डिफ़ॉल्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। इसी तरीके से और भी बैंक, आप लोग को याद होगा 2007, 8, 9 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस वाला मैकेनिज्म था वो यही था कि एलएलपीएस का जो मैकेनिज्म था वो बहुत लेजी था, इस वजह से प्रॉब्लम। तो इनकर्ड लॉस, अभी जो अप्रोच एलएलपीएस के रिस्पेक्ट में होती है वो होती है इनकर्ड लॉस के ऊपर। इनकर्ड लॉस का मतलब क्या है कि जब लॉस हो जाएगा तब हम एलएलपीएस के अंदर पैसा निकालेंगे। अब ये क्या, इसी इनकर्ड लॉस वाली अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो साइक्लिकल अप्रोच बोलते हैं। प्रो साइक्लिकल अप्रोच का मतलब क्या है कि जब चीज़ें होंगी, जब सिचुएशन जैसी बनेगी उसी के आधार पर काम करेंगे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ये साइकिल आप लोग की चलती है, तो यहाँ पर क्या है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो हम होना क्या चाहिए कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को सेव करना चाहिए। अब जैसे साइकिल चल रही है तो हम खूब लोन दे रहे हैं, खूब लोन दे रहे हैं, खूब लोन दे रहे हैं, और जैसे खराब हो गया तो लोन देना कम कर दिया। तो यहाँ पे लोन देना क्यों कम कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर आते आते सरकार, बैंकों के पास खुद कुछ नहीं बचता। तो होता क्या है कि जैसी साइकिल चली उसी के आधार पर जब स्टेप लिए जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो खूब सारा लोन देंगे, सब कुछ खराब चलने लगा तो एकदम लोन नहीं देंगे। तो इसको बोलते हैं प्रो साइक्लिकल अप्रोच। लॉस हो गया तब हम एलएलपीएस रखेंगे, लॉस नहीं हो रहा है तो एलएलपीएस हम नहीं रखेंगे। ये गलत अप्रोच थी। इसी के अगेंस्ट में, क्यों गलत अप्रोच थी, इसकी वजह से कई प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसी के अगेंस्ट में एक नई अप्रोच के बारे में आरबीआई ने पब्लिश किया है, उसको हम क्या बोलते हैं कि एक्सपेक्टेड लॉस अप्रोच। एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच। एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि हर एक बैंक को अपनी बैंक की कैपेसिटी के आधार पर एक अमाउंट एलएलपीएस के अंतर्गत रखना पड़ेगा। अब अगर कोई भी बैंक है शुरुआत में, जैसे मान लो, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 1 लाख रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग लोन था, उसका उसने अगर मान लो 10,000 रुपये निकाल के रख दिया, 10,000 रुपये अपने पास रख दिया। इसका मतलब क्या है कि इस वाले अमाउंट को बैंक नहीं छुएगी, ना ही इसको लोन पे देगी, ना ही कुछ देगी। तो बैंक को लोन देने के लिए तो पैसा कम पड़ जाएगा, लेकिन बैंक डिफॉल्ट होने से तो बच जाएगा। हाँ, कुछ इसके प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो बस ध्यान में कहने का मतलब यह है कि जो इनकर्ड लॉस अप्रोच में लॉस हो जाने के बाद एलएलपीएस में पैसा रखा जाता है, इसकी जगह पर आरबीआई ने क्या बोला है कि एक्सपेक्टेड लॉस होने के आधार पर ही आप पैसा रख लो। तो ये एक अप्रोच क्या होती है, काउंटर साइक्लिकल अप्रोच है। मतलब कि जब सब कुछ सही होगा तब हम पैसा बचा के रख रहे हैं, लोन नहीं दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे देखने की कोशिश करो कि ये जो बिजनेस साइकिल होती है, जनरली यहाँ पे सब कुछ अच्छा है तो लोन देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, एलएलपीएस करेंगे, एलएलपीएस के लिए अमाउंट रख देंगे, थोड़ा सा पैसा नहीं देंगे। अब यहाँ पर जब सब कुछ खराब हो गया, कोई नहीं दे रहा है, तब हम यहाँ पे लोन दे रहे हैं। तो जो साइकिल की काउंटर वे में जा रहे हैं, तो काउंटर साइक्लिकल अप्रोच इसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये वाला प्रोसेस है। अब ये जो एलएलपीएस का अमाउंट होता है, ये किस पे डिपेंड करता है कि बैंक की कैपेसिटी कितनी है, बैंक कितना चीज़ों को सस्टेन कर पा रहा है। अब बैंक की कैपेसिटी को जानने के लिए क्या होता है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग IFRS बोल रहे होते हैं। IF इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड होती है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके के बैंक में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, क्या जो ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं वो, उससे ये हमको अंदाज़ा लग पाएगा कि ये आगे चल के कहीं डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो जाएगा। अगर इस तरह के कुछ जेनेसिस मिल रहे होते हैं तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर रखते हुए उसको चेक किया जाता कि ये जो ट्रांजैक्शन इस अकाउंट से हो रहा है कहीं ये डिफ़ॉल्ट तो होने वाला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कि कोई ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट होने वाले तो नहीं, इसके लिए एक सिस्टम है जिसको हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसी के आधार पर किसी भी बैंक की LLFS की चीज़ों को चेक किया जा सकता है। अब ये IFRS क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, बस इतना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ध्यान रखिएगा IFRS ने IAS 39 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 39 को सुपरसीड किया हुआ है। इतना बस ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब देखो क्या है कि ESL के बारे में कुछ बेनिफिट क्या है, जैसे मैंने बताया कि अगर हम लोग एक्सपेक्टेड जो लोन डिफ़ॉल्ट लोन होगा उसके बाद पैसा पहले से रख देंगे तो हम लोन नहीं दे पाएंगे। तो ये प्रोसेस में कुछ बेनिफिट है, कुछ इनके नुकसान भी हैं। बेनिफिट इनके क्या है कि इन्हांस्ड बैंक सॉल्वेंसी, बैंक की सॉल्वेंसी बहुत इन्हांस्ड हो जाएगी, रेजिलियंस बहुत अच्छा हो जाएगा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम कह देंगे हमारे पास LLPS में पैसा हमारे पास लगा हुआ है। इंडिया की जो क्रेडिट लॉस प्रोविज़न है वो ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से कहीं ना कहीं मैच कर जाएगी। इससे कंसर्न क्या है कि कहीं ना कहीं जो बैंक जो उधार देने का जो पैसा होता है, मतलब कि जो पैसा बैंक उधार दे सकती है उसके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको बहुत बड़े लेवल पर अभी भी चेक करना बाकी है, ठीक है।
अब इसके बाद क्या होगा कि ये बिजनेस साइकिल के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं अपस्विंग एंड डाउनस्विंग पे बहुत ज़्यादा ही डिटेक्ट करेगा, हार्ड डिटेक्ट करेगा। तो पॉइंट ये है कि कुछ बहुत सारे फैक्ट हो भी सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट बचे हुए भी हैं। तो हम लोग को क्या करना है, इनकर्ड लॉस से किस पर आना है, एक्सपेक्टेड लॉस के ऊपर अप्रोच को फॉलो करना चाहिए, ऐसा बोला है। अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर फाइल किया गया है। अभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन पूरे तरीके से लिया नहीं गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट फ्रेमवर्क। हुआ क्या है कि आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर को फ्लोट किया है। अभी होता क्या है, देखो पहले बहुत ध्यान रखना कि हम लोगों को कुछ इससे पहले टर्म पता होना चाहिए। हम लोग को पता है कि एक स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है, स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है। ऐसी एसेट जो कि एनपीए अभी ना हुई है उसको हम लोग स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं। उसी तरीके दूसरी एसेट होती है स्ट्रेस्ड एसेट। क्या होती है, स्ट्रेस्ड एसेट। ऐसी चीजें जो कि एनपीए हो गई हो उसको हम लोग स्ट्रेस्ड एसेट बोलते हैं, या रिटर्न ऑफ वाली हो उसको हम लोग बोलते हैं, या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन हो, रिस्ट्रक्चर्ड लोन हो, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट बोल रहे हैं। तो अभी जो ये आपका फ्रेमवर्क आया है वो स्ट्रेस्ड एसेट के ऊपर बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि स्ट्रेस्ड एसेट के लिए जो फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से काम करेगा, जैसा कि ये वाला काम कर रहा था, एकदम इसी के ऊपर किया जाएगा। अब ये है क्या, कैसे स्टैंडर्ड वाला काम करता था और ये किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देखने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेस्ड एसेट का सबसे पहले क्या आता है, सिक्योरिटाइजेशन किया जाता है। अब सिक्योरिटाइजेशन के लिए क्या होता है कि जितने भी बैड लोन होते हैं सबका एक पूल क्रिएट किया जाता है। पूल का मतलब सारे लोन को एक जगह पर रख दिया गया, एक पूल क्रिएट किया था, और इस पूल को मैनेज करने की जिम्मेदारी क्या होती है, एक स्पेशल पर्पस एंटिटी की होती है। ठीक है, अब स्पेशल पर्पस एंटिटी की होती है। अब वो क्या काम करता है, इसको मैनेज करता है किसी भी तरीके से, इसको चूंकि ये खराब लोन है इनको रिकवरी कराना, कुछ भी कराना, मतलब कुछ भी करा के किसी भी तरीके से जो लोगों ने इस कंपनी में पैसे लगाए थे उसको वापस निकाल के देने का काम होता है। अभी क्या होता था कि जो स्टैंडर्ड एसेट थे उसके लिए एक एक्ट था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सारफेसी एक्ट। सारफेसी एक्ट, तो सारफेसी एक्ट में जो एआरसी थी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो इसको मैनेज करने का काम कर रही होती है। अब सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। अब हो क्या रहा है, सब कुछ यही रहेगा। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट की जगह अभी कौन सी हो जाएंगी, स्ट्रेस्ड एसेट इसमें आ जाएंगी। इसको खरीदने के लिए एक स्पेशल पर्पस एंटिटी होगी। स्पेशल पर्पस एंटिटी इस एसेट को खरीदेगी और खरीदने के बाद अपना काम करने के लिए कुछ चार्ज लेगी। क्या करेगी, कुछ अपना चार्ज लेगी, और चार्ज लेने के बाद ये जो लोग इन्वेस्टर जिन्होंने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था उनको जो पेमेंट रीबैक किया जाएगा वो दो आधार पर किया जाएगा, वाटरफॉल मैकेनिज्म, और वाटरफॉल मैकेनिज्म के आधार पर किया जाएगा और सीनियर ट्रेंच के आधार पर किया जाएगा। इट मीन्स कि स्पेशल पर्पस एंटिटी जो इस पूल से निकलने वाले का जो पैसा रिटर्न होगा उसको कैसे वापस करेगी, वो वाटरफॉल मैकेनिज्म और सीनियर ट्रेंच के आधार पर किया जाएगा। वाटरफॉल मैकेनिज्म जैसे हमने पहले भी बताया था, इसका मेन मतलब क्या होता है कि भाई जिनकी क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब जिन लोगों ने ज़्यादा उधार दिया हुआ था उनको पहले अमाउंट वापस किया जाएगा, और जिन्होंने कम दिया था उनको वापस किया जाएगा। और सीनियर ट्रेंच का मतलब क्या है कि जिस भी क्रेडिट की जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जिसकी कम अच्छी है उसको बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी। और इन सारे काम को करने के लिए थोड़ी सी एक फ़ी भी चार्ज करेगा। अब ये मैकेनिज्म जो है स्ट्रेस्ड एसेट का, इसके लिए एक पेपर पब्लिश किया गया है। बाकी क्या चीज़ें हैं इसमें इतना आपको जानना ज़रूरी है कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट कौन कर रहा है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ सकते हो, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं आरबीआई रिलेटेड डेवलपमेंट क्या हुआ है। क्लाइमेट रिस्क एंड सस्टेनेबल फाइनेंस देख लेना, बहुत ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है क्योंकि हर चीज़ के ऊपर फोकस इतना नहीं किया जाता। आप देखो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट है पेमेंट गेटवे एंड द पेमेंट एग्रीगेटर का। न्यूज़ क्या है कि अभी अमेज़ॉन पे एंड गूगल पे के साथ लगभग 30 से 32 जो पेमेंट गेटवे थे उनको पेमेंट एग्रीगेटर की
लाइसेंस, एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है, लेकिन पेटीएम को नहीं मिला, पेटीएम को नहीं मिला। अब ये है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पेमेंट गेटवे, एक होता है पेमेंट एग्रीगेटर। अब पेमेंट गेटवे क्या है, जहाँ से देखना, जैसे मान लो कि आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हो। तो शॉपिंग करते हो तो वो आपसे पूछता है भैया ये बताओ COD करोगे, कैश ऑन डिलीवरी करोगे, या दूसरा बताओ ऑनलाइन पेमेंट करोगे। तो हमारा कैश ऑन डिलीवरी का मतलब क्या है कि जब सामान मेरे पास शिप होके आ जाएगा तब हम आपको कैश में पैसा देंगे। ऑनलाइन का प्रोसेस क्या होता है कि आपको क्या करेगा, ऑनलाइन को जैसे आप ऑनलाइन करोगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें होगा क्या कि आपसे पैसा लेके जो इंटरफेस है वो मर्चेंट को पैसा दे देगा। बीच में क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करके आप पेमेंट इनको करोगे और ये आप पैसा ट्रांसफर कैसे कर देंगे जहाँ से आप सामान खरीद रहे हो। तो ये एक ऑप्शन है। अब जैसे क्या होगा, जैसे आप लोग करते हो ना कि वो पूछेगा आपसे, इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि भैया जैसे कार्ड पेमेंट आप करो तो कार्ड का नंबर बताओ, क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या होता है, ये जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी जो भी चीज़ें, एंटिटीज़ जो कि टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती हैं, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती हैं, आपसे पैसा लेके इनको दे देगी, इनको बोलते हैं पेमेंट गेटवे। क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे। बेसिक सी चीज़ है। अब ये पेमेंट गेटवे HDFC का भी हो सकता है, ICICI का भी हो सकता है ना, ये और भी बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। अब ये होता क्या है कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब जैसे मान लो कि आप एक मर्चेंट हो और आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब कोई आपसे ऑनलाइन खरीदे, जैसे आप यहाँ पर हो तो आपसे कोई यहाँ पे आप कस्टमर है आपका, तो बीच में क्या होगा कि आपको गेटवे लेने पड़ेंगे और कई बैंकों से आपको टाइप करना। HDFC से अलग गेटवे हो सकता है, कोई HDFC कर रहा हो, कोई ICICI से कर रहा हो, तो आपको कई बैंकों से टाई अप करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपके अलग अलग गेटवे तैयार होंगे। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर ने सब कुछ खत्म कर दिया। पेमेंट एग्रीगेटर कह रहा है कि भैया ऐसा है कि तुम चाहे मर्चेंट हो, तुम एक पेमेंट एग्रीगेटर करो और पेमेंट एग्रीगेटर कस्टमर से पूछेगा किससे पेमेंट करना चाहते हो, UPI से है, डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, फैसिलिटी अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रोसेस है, सब कुछ है, और भी कुछ है, सब कुछ है। तो मतलब कि पेमेंट एग्रीगेटर ने क्या किया कि जितने भी पेमेंट मैकेनिज्म होते थे सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर रख दिया कि अब तुम्हें बस पेमेंट करना है, ये बताओ क्या है। तो जो पेमेंट एग्रीगेटर होता है वो पेमेंट गेटवे से बहुत ब्रॉडर टर्म है और इसकी फैसिलिटी सबको अवेलेबल नहीं की गई है। अगर आप लोगों शायद किसी का कोर्स परचेस करो तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप UPI के थ्रू पेमेंट करोगे, डेबिट कार्ड के थ्रू करोगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करोगे, कैश ऑन डिलीवरी, मतलब लाइक दिस। तो वो सारी जो प्लेटफॉर्म एक ही जगह पे देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर बोलते हैं। इज दैट क्लियर, है ना। तो ये पेमेंट एग्रीगेटर की बात है। अब इसमें हो क्या रहा है, न्यूज़ पढ़ लेना बस। सारी चीज़ें ये है कि अभी कई लोगों को दिया गया है, कई लोगों को नहीं दिया गया है, बस बहुत है। बाकी उत्कर्ष 2.0 क्या है ये भी आप देख सकते हो। फ्रॉड रजिस्ट्री, फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे में लाने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ध्यान रखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, जो चीज़ ना समझ में आएगी पूछ लेना, नहीं तो परेशान हो जाएगा, हमसे मत बोलना। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।